परियों की होली। ये कहानी रमेश नगर में रहने वाली नन्ही सी प्रिया की है। प्रिया 12 साल की थी। वो अपनी छोटी बहन स्वीटी और माँ आराधना के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए आराधना बहुत मेहनत करती थी। वो घरों में नौकरानी का काम करने जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती ही रहती थी और बदले में उसे एक दिन का सिर्फ 100 रुपया ही मिलता था। उन पैसों से वो अपनी दोनों बच्चियों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी। ज्यादा मेहनत करने की वजह से अब आराधना भी काफी बीमार रहने लगी थी, इसलिए 2 दिन से काम पर नहीं जा पा रही थी। एक रात उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसका बुखार देखकर उसकी बेटी प्रिया उससे कहती है, माँ, आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। कल भी आप काम पर मत जाना माँ, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं बेटी, मैं पहले ही 2 दिन से नहीं जा पा रही हूँ। अगर कल भी काम पर नहीं गई तो हम क्या खाएंगे? तुझे पता है ना, घर में राशन खत्म होने वाला है। थोड़ा बहुत बुखार ही तो है। अब थोड़े बहुत बुखार में भी छुट्टी करूँगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप भी ना माँ, किसी की भी नहीं सुनती हो। अच्छा ठीक है, अगर तबीयत ठीक हो जाए तो चली जाना। अगर तबीयत नहीं ठीक हुई तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। दोनों माँ बेटी इसी तरह बातें करते करते सो जाती हैं। प्रिया की छोटी बहन स्वीटी पहले ही सो चुकी थी। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ का माथा छूकर देखती है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका शरीर बिल्कुल किसी गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ, आपकी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो गई। चलिए ना, डॉक्टर को दिखाते हैं, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं प्रिया, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तुझे तो पता है ना, डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं। आप रुको, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। कुछ खाकर शायद आपको अच्छा फील हो। ऐसा कहकर प्रिया रसोई घर में जाती है। वो देखती है घर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। आराधना को रोज काम करके जो पैसे मिलते थे वो उन्हीं से रोजाना थोड़े थोड़े आटा चावल ले आया करती थी। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो 2 दिन से काम पर नहीं जा पा रही थी, इसलिए 2 दिन से घर में राशन नहीं आया था। घर में जितना अनाज था सब खत्म हो चुका था। ये देखकर प्रिया परेशान हो जाती है और मन में सोचती है, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, अब माँ को क्या दूं? वैसे भी उनकी तबीयत खराब है, अगर खाना नहीं मिला तो और भी ज्यादा कमजोरी हो जाएगी उन्हें। तभी वहाँ पर स्वीटी आती है और कहती है, दीदी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। कल रात भी बिना खाए ही सो गई थी मैं। तू चिंता मत कर छोटी, मैं देखती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपनी पड़ोसन के पास चली जाती है और उससे बोलती है, काकी देखिए ना, माँ की बहुत तबीयत खराब है। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। थोड़े से कच्चे चावल दे दीजिए, जैसे ही माँ राशन लाएगी वापस कर दूंगी। प्रिया के कहने पर उसकी पड़ोसन उसे थोड़ा सा कच्चा चावल दे देती है। प्रिया उसी में थोड़ा नमक डालकर उसे उबाल देती है और अपनी माँ और बहन को दे देती है और खुद भी थोड़ा सा खा लेती है। तीनों में से किसी का भी ठीक से पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा खाकर ही उन तीनों को राहत मिलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आराधना की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते होली का त्योहार भी आ जाता है। होली के एक दिन पहले आराधना अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कल तो होली है, मेरे बच्चे कल कैसे होली मनाएंगे? ना जाने क्या खिलाऊंगी मैं अपने बच्चों को। कल मालकिन के पास जाकर मुझे उनसे कुछ पैसे मांगने होंगे। अब वही अंतिम सहारा है। अगले दिन होली का त्योहार था। सुबह सुबह आराधना किसी तरह अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। आराधना को देखकर उसकी मालकिन कहती है, अरे तू आज क्या करने आई है? इतने दिन से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा कि अब आएगी, लेकिन तूने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। माफ करना मालकिन, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। किसी तरह यहाँ तक आई हूँ। आज होली है, कुछ पैसे दे दीजिए, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। यदि आप कुछ पैसे दे देंगी तो होली का त्योहार भी मन जाएगा और इसी बहाने बच्चे कुछ अच्छा खा लेंगे। अरे वाह,
ये सही है, इतने दिनों से तुझसे चला भी नहीं जा रहा था और आज जब होली मनाने की बात आई तो तुरंत पैसे मांगने चली आई। कुछ लाज शर्म है तुम्हारी आंखों में या नहीं? मैं नहीं देने वाली तुझे 1 रुपया भी। और वैसे भी मैंने काम करने के लिए नई नौकरानी ढूंढ ली है, तो अब काम पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी आराधना उदास होकर वहाँ से घर की तरफ आने लगती है। वो रास्ते में देखती हुई आ रही थी कि होली में बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे आज भूखे हैं। वो घर जाकर उदास होकर चारपाई पर बैठ जाती है। तब उसकी बेटी प्रिया आकर उससे कहती है, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी माँ? मैं तो परेशान हो गई थी। मैं मालकिन के पास गई थी कुछ पैसे मांगने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तो मुझे काम से भी निकाल दिया। उन्होंने कोई और नौकरानी रख ली है। तभी आराधना को स्वीटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, क्या हुआ? स्वीटी क्यों रो रही है? क्योंकि मैंने उसे डांट लगाई है माँ। कब से जिद कर रही थी कि पिचकारी चाहिए, रंग चाहिए, कुछ खाने के लिए दे दो, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। इसमें उस बेचारी की भी क्या गलती है? मुझे तो खुद पर शर्म आती है। मैं अपनी बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। इसमें भला आपकी क्या गलती है माँ? अब अपने आप को कोसना छोड़ दो। तभी वहाँ पर रोते रोते स्वीटी आ जाती है और कहती है, माँ, दीदी ने मुझे डांट लगाई। मुझे भूख लगी है माँ, इसलिए तो मैंने दीदी से खाने के लिए मांगा था। अब भूख लगी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज होली के दिन पड़ोस के बच्चे कितनी अच्छी अच्छी पिचकारी से होली खेल रहे हैं। उनके पास इतने सारे गुब्बारे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से दीदी से मुझे डांट भी पड़ रही है। अपनी बेटी की ये बातें सुन आराधना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आराधना वापस घर नहीं आती। इस वजह से प्रिया स्वीटी से कहती है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। तू ही माँ को बार बार कह रही थी भूख लगी है, भूख लगी है। तेरे कारण ही माँ बाहर गई हैं। एक तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हे भगवान, मेरी माँ का ख्याल रखना। 1 घंटे और बीत जाते हैं, लेकिन आराधना अभी भी घर नहीं आती। परेशान होकर प्रिया स्वीटी को लेकर अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। वो ढूंढते ढूंढते घर के पास वाले मंदिर के पास पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ सभी लोग होली खेलने में मग्न हैं और उसकी माँ वहाँ बैठकर लोगों से भीख मांग रही है। ये सब देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और वो भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, हमारी खुशियों के लिए आप ये क्या कर रही हो? नहीं माँ, मेरे जीते जी मैं आपको भीख मांगने कभी नहीं दूंगी। चलो माँ, घर चलो, नहीं लगी है हमें कोई भूख। हाँ माँ, हम बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन आपको इस हालत में नहीं देख सकते। घर चलिए माँ। आराधना अपनी बच्चियों के साथ घर आ जाती है। वो तीनों मायूस होकर घर में बैठे होते हैं कि तभी अचानक से उनके घर में 4 परियां प्रकट होती हैं। एक लाल परी थी, दूसरी हरी परी थी, तीसरी पीली परी थी और चौथी सफेद परी। अपने घर में इस तरह रंग बिरंगी परियों को देखकर वो तीनों हैरान हो जाती हैं। कौन है आप लोग? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? माँ, ये तो परी जैसी लग रही है। मैं जानती हूँ, इन पंखों वाली दीदियों को परी कहते हैं। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली राखी है ना, उसके टीवी में देखा था। स्वीटी की बात सुनकर सभी परियां हंसने लगती हैं। तभी लाल वाली परी कहती है, हम लोग रंगों की परियां हैं। तुमने हमें बिल्कुल सही पहचाना, हम पंखों वाली दीदियां ही हैं। दरअसल हमारा काम लोगों की बेरंग दुनिया में रंग भरना होता है। आज होली के दिन हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही थी, तभी हम लोगों की नजर तुम्हारे घर पर पड़ी। हाँ, जब हमने तुम्हारे बारे में जाना तो हमें बहुत बुरा लगा और हम यहाँ तुम सभी के साथ होली खेलने आए हैं। हमारे साथ होली खेलोगे ना? स्वीटी, तुम बताओ, हमारे साथ होली खेलोगी ना? हाँ, मुझे वैसे भी होली खेलना बहुत पसंद है, पर माँ के पास पैसे ना होने की वजह से हम नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन मुझे उससे पहले कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। लाल परी वहाँ पर ढेर सारा भोजन प्रकट करती है। स्वीटी, आराधना और प्रिया पेट भर के खाना खाते हैं।
उसके बाद रंगों की परियां और आराधना का परिवार घर के बाहर आकर खूब होली खेलता है। रंगों की परियां अपने अपने रंग के हिसाब से वहाँ पर ढेर सारा रंग प्रकट करती हैं। उन रंगों से वो लोग खूब होली खेलते हैं। अंत में रंगों की परियों के जाने का वक्त आता है। तब आराधना हाथ जोड़कर कहती है, आपको अंदाजा भी नहीं है आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। अगर आज के दिन भी मैं अपनी बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाती तो जीवन भर ये दुख मुझे तड़पाते रहता। आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना, हमारा धन्यवाद मत कहो, हमारा तो काम ही लोगों को खुश करना है। तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को जितने दुख देखने थे तुमने देख लिए। अब दुख के बादल तुम्हारे ऊपर से हट चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इतना कहकर लाल परी वहाँ पर बहुत सारा पैसा और सोना प्रकट कर देती है और कहती है, ये तुम्हारा उपहार है आराधना। इन पैसों से अपना और अपनी बच्चियों का जीवन संवार लो। इतना कहकर वो चारों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं। तीनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और खुश हो जाती हैं। अचानक से आराधना को एहसास होता है कि उसके बदन में बिल्कुल दर्द नहीं है और वो अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रही है। बेटा, मुझे लगता है परियों ने मेरी तबीयत भी ठीक कर दी है। मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत खराब है। मैं अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। माँ, ये रंगों की परियां हमारे घर में फरिश्ता बनकर आई थीं। जीवन की ये होली जो हमने परियों के साथ खेली है, हम कभी नहीं भूलेंगे। तीनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उसके बाद परी के द्वारा दिए गए पैसों से आराधना घर में राशन भरवाती है और एक साधारण से किराने की दुकान खोलती है। उसकी दुकान अच्छी खासी चलती है। वो अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देती है। अब उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन आराधना अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल जाते हुए देखकर मन में सोच रही थी, अगर उस दिन वो रंगों की परियां हमारे घर न आती तो ना जाने आज मेरी बच्चियों का क्या हाल होता। तबीयत खराब होने की वजह से खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बच्चियां तो अनाथ हो जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंगों की परियां। आसमान में रंगों की परियां आराधना की ये बात सुनकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ आराधना और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अब उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधिकापुर गांव में दो बहनें पिंकी और रिंकी अपनी चाची के साथ ही रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले पिंकी और रिंकी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से पिंकी और रिंकी अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। पिंकी और रिंकी की चाची कामिनी बहुत ही खड़ूस और चालाक औरत थी। पिंकी और रिंकी के अपने घर आ जाने के बाद उसने अपनी नौकरानी को निकाल दिया और दोनों बहनों से बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करवाती थी। कामिनी की भी एक बेटी थी कोमल, जिसे कामिनी बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन कोमल आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, सविता आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी है और आज हल्दी के फंक्शन में सभी लोग येलो कलर का लहंगा पहनकर जाने वाले हैं। इसलिए मुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख पाए। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी, ठीक है। कोमल खुश होकर चली जाती है। फिर शाम को कामिनी अपनी बेटी को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी पिंकी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप शॉपिंग करने जा रही हैं? चाची जी, मेरे और रिंकी के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और फट गए हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी कोई सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो सविता आंटी की बेटी की हल्दी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है। अगर कोई सस्ता सा लहंगा मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। हाँ, सविता आंटी की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है, मगर वहाँ तुम दोनों नहीं जाओगी। वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे और मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही लहंगा लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आऊंगी। जो है उसी से अपना गुजारा चलाओ। अब चल, मेरा दिमाग मत खराब कर। बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, जा पहले जाकर उन्हें धो डाल और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। चल अब हट, मनहूस। हाँ।
ऐसा कहकर कामिनी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी पिंकी और रिंकी चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, चाची हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है। हमें सिर्फ एक टाइम का ही खाना देती है और वो भी बचा कुचा, और हमें पहनने के लिए अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है। अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं और हमसे पूरा दिन काम करवाती है। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा न होती तो हम यहाँ पर कभी ना रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो सविता आंटी की बेटी के हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो कलर का लहंगा पहनकर, मगर हमारी किस्मत कहाँ। हाँ दीदी, मुझे राधिका ने बताया। मेरा भी बहुत मन था लहंगा पहनकर जाने का, मगर हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। फिर अगली सुबह शाम को कोमल येलो लहंगा पहनकर सविता आंटी की बेटी की हल्दी में जा रही थी। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, आप लोग फंक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाएगा। आप हम दोनों बहनों को कुछ खाने के लिए दे जाइए, वरना हम आपके आने तक भूखे रह जाएंगे। तभी कोमल कहती है, मम्मी, ये दोनों मनहूस बहनें हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम लोग कितना खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों रे पिंकी, अगर आज तुम दोनों बहनें खाना नहीं खाती तो मर नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने बाहर से बर्गर मंगाकर खाया था, अब तो कुछ बचा नहीं है। अरे मम्मी जी, आपने हमारे टॉमी शेरू के लिए जो रोटी रखी है वो इस मनहूस लड़कियों को दे दो। हाँ सही कह रही है बेटी। चल पिंकी, तू भी क्या याद रखेगी, शेरू ने अभी वो रोटी नहीं खाई। तुम दोनों बहनें आधी आधी वो रोटी खा लेना। ऐसा कहकर कामिनी और कोमल चली जाती है। इधर पिंकी और रिंकी को बहुत दुख होता है कि चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने को दी। पिंकी बहुत रोती है और अपनी माँ के तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहती है, माँ, आप देख रही हो ना, चाची हम दोनों बहनों पर किस प्रकार अत्याचार कर रही है। और आज तो चाची ने हद ही पार कर दी, हमें कुत्ते की झूठी रोटी खाने को दी। अब बताओ माँ, हम कुत्ते की झूठी रोटी कैसे खा सकते हैं। चाची और कोमल हल्दी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, नए नए तरह के पकवान खा रही होंगी, और हम कुत्ते की झूठी रोटी खाएं। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर पिंकी और रिंकी रोने लगते हैं। तभी पिंकी और रिंकी के माँ के तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा। मैं जानती हूँ कामिनी और कोमल तुम लोगों पर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, मगर मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम सविता बहन की बेटी के हल्दी के फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। हमारे पास ढंग के कोई कपड़े हैं ही नहीं। आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं, हमारे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे देती हूँ। क्या कहा माँ? आप हम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे दोगी? माँ, आप बहुत अच्छी हो। एक माँ ही अपनी बेटी के दुख तकलीफ को समझ सकती है। इस दुनिया में अपनी माँ की तरह अपनी बेटी को कोई नहीं समझ सकता। पिंकी और रिंकी, बेटी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें 2 लहंगे तो दे रही हूँ, मगर ये लहंगे कामिनी और कोमल के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में तो जरूर जाओगी, मगर वहाँ तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इस लहंगे के पहनते ही तुम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत हो जाओगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें सब समझ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों बहनें जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, दोनों बहनें अप्सरा जैसी खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों बहनें वो लहंगा पहनकर खुशी खुशी हल्दी के फंक्शन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद हर किसी की नजर पिंकी और रिंकी से हटती ही नहीं, लेकिन कोई भी पिंकी और रिंकी को पहचान नहीं पाता। फिर अगले दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ,
पता नहीं वो दोनों लड़कियां कहाँ से आई थी। मैंने इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा खरीदा ताकि सबकी नजर मुझ पर से हटे ही ना, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कोमल बेटा, दोनों के लहंगे कितने ज्यादा चमक रहे थे। ऐसे लहंगे तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल के राजकुमारियां आई हो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो दोनों लड़कियां पहन कर आई थी। आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। इधर पिंकी और रिंकी दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर बहुत हंसती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, उन दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं, और राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां तो हम ही थे। रिंकी, गलती से भी ये बात कोमल और चाची को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना माँ ने क्या कहा था। हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं जादुई लहंगा पहनकर जा रही हूँ खाना मांगने। ऐसा कहकर रिंकी अपनी माँ की दी हुई जादुई लहंगा को पहनकर खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगो, ये लहंगा तुम्हें सब देगा। रिंकी के खाना मांगने पर लहंगे से बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद कोमल वहाँ से गुजरती है और रिंकी को इतना सुंदर लहंगा पहने देख लेती है, और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इनके पास जादुई लहंगे हैं, और हल्दी के फंक्शन में जो दो लड़कियां आई थी वो यही दोनों थी। फिर कोमल तुरंत ही ये बात जाकर अपनी माँ कामिनी को बताती है। तभी कामिनी ये सब सुनकर कहती है, कोमल बेटा, क्या तू सच कह रही है? उन दोनों मनहूसों के पास जादुई लहंगा है। बेटी, हम उनसे ये जादुई लहंगा चुरा लेंगे, क्योंकि उन पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। फिर जादुई लहंगे से हम माँ बेटी बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर कामिनी और कोमल रात होने का इंतजार करती हैं, और जब रात हो जाती है और दोनों बहनें सो रही होती है, तो चुपके से कामिनी उनके कमरे में घुसकर उनका वो लहंगा चुरा लेती है। फिर अपने कमरे में आकर कोमल जैसे ही वो लहंगा पहनती है, कोमल बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, और कामिनी भी बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुम दोनों बहुत ही लालची और बुरे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं था। ये लहंगा सिर्फ अच्छे वो नेक दिल लोगों के ही काम आते हैं। अब तुम्हारी बेटी और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहोगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है, और दोनों बहुत रोती है। तभी इधर पिंकी और रिंकी की आँख खुल जाती है, और दोनों अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं। वो कामिनी और कोमल के पास जादुई लहंगा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, ये लहंगे हम दोनों बहनों को हमारी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे, और उन्होंने हमसे कहा था कि ये लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि ये लहंगा आपके हाथ ना लगे और आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, मगर फिर भी आपको इसका पता चल ही गया और आपने इसको चुरा लिया। ये आपको आपकी गलती का ही परिणाम मिला है। अब आप दोनों माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेंगी, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो। पिंकी और रिंकी, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये मेरे कर्मों की सजा है। पर मैं आज से तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटी। हाँ पिंकी और रिंकी, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने घर की एक नौकरानी समझा, तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, पर आज से तुम दोनों मेरी बहनें हो। उन दोनों माँ बेटी को सच्चे दिल से माफी मांगता देख जादुई लहंगा उन्हें फिर से पहले की तरह कर देता है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले की तरह कर दिया और तुम्हें एक और मौका दिया। अब तुम इन दोनों बहनों के साथ अच्छे से रहना। इतना कहकर वो जादुई लहंगा गायब हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उस दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उन्हें भी एक माँ की तरह प्यार देती है। जादुई पेड़ के केक की बारिश। एक गांव में दिव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी।
दिव्या का परिवार बहुत गरीब था। दिव्या के पिता विनय जमींदार के घर बावर्ची का काम किया करते थे। उस काम से विनय को जो पैसे मिलते थे उसी से उनके घर का खर्च चलता था। उनके घर का सारा खर्चा बंधा हुआ था। एक बार दिव्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। ये देखो दोस्तों, मेरी नई गुड़िया। ये गुड़िया बहुत महंगी है, इसे मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। ये सुनकर उसकी दूसरी सहेली भी बोली, वाओ साक्षी, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा नया टेडी बियर भी किसी से कम नहीं। दिव्या, तुम्हारे पास कौन सा खिलौना है, दिखाओ तो जरा। मैं तुम दोनों के खिलौनों से खेल लूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। मैं तो अपनी गुड़िया किसी को भी छूने नहीं दूंगी, वरना मेरी गुड़िया खराब हो जाएगी। और मेरे टेडी बियर के बारे में तो सोचना भी मत। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें नया खिलौना ला कर दे? हाँ, मैं कल ही अपने पापा से कहकर नई गुड़िया मंगवाऊंगी। इसके बाद दिव्या अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नई गुड़िया चाहिए। सबके पास खिलौने हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। ठीक है बेटी, तुम्हें नई गुड़िया दिला दूंगी। लेकिन कब माँ? आप हमेशा कहते हो कि मेरे लिए नए खिलौने ले आओगी, लेकिन कभी नहीं लाती। तुम जिद करना कब से सीख गई? कि तभी बाहर से दिव्या के पिता थके हारे घर आते हैं। आज बहुत जल्दी आ गए आप, थके हुए लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? तभी दिव्या अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे नई गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया ला दीजिए ना। तुम्हारे लिए गुड़िया ले आऊंगा बेटा, अभी जाओ, जाकर बाहर खेलो। दिव्या के बाहर जाने के बाद विनय अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जमींदार साहब ने नए बावर्ची को काम पर रख लिया है। उन्होंने कहा है अब मुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब आपकी नौकरी नहीं रही। हमारा घर का गुजारा पहले ही घिस पिट कर चलता था, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? अभी घर में जितना अनाज पड़ा है, कुछ दिनों तक उससे ही गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। उस दिन के बाद से दिव्या की माँ और विनय रोज रात आधा पेट खाना खाकर सोते थे और अपनी बेटी दिव्या का पूरा पेट भरकर उसे सुला देते थे। कुछ दिनों बाद दिव्या का बर्थडे आया। दिव्या की सहेलियों ने फिर से दिव्या के दिमाग में उलझुल बातें भर दी। आज तो तेरा बर्थडे है ना, पर ये क्या, तूने रोज वाले ही कपड़े पहने हैं? कपड़े तो ठीक है, लेकिन आज तेरा बर्थडे का केक तो कटेगा ना? हाँ, मेरे पापा मेरे लिए बर्थडे पर केक जरूर लेकर आएंगे, तुम देखना। और तुम दोनों भी रात को मेरे घर आना, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। तूने क्या कभी पहले केक खाया भी है? क्यों, मैं केक नहीं खा सकती क्या? आज रात को तुम दोनों मेरे घर आकर देख लेना, मेरे पापा मेरा कितना शानदार जन्मदिन मनाते हैं। बहुत महंगा वाला केक लाएंगे, कह देती हूँ। हाँ। ये कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। दिव्या अपने माता पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं आ सकता? हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं घर में ही चावल में चीनी मिलाकर उसे एक कटोरी में भरकर उसे केक का आकार दे दूंगी और उसमें एक मोमबत्ती रखकर हम उसे केक समझकर काट लेंगे। फिर हमारी बिटिया रानी को उसका जन्मदिन केक के बिना अधूरा नहीं लगेगा। आप दोनों ना मुझे खिलौने लाकर दे सकते हैं, ना ही केक। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी क्या गलती है कि मैं इस घर में पैदा हुई। तुम बहुत बदतमीज हो गई हो दिव्या, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? अपनी माँ की डांट सुनकर दिव्या रोते हुए अपने घर से चली जाती है। आजकल ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रही है। देखा आपने, ये सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। कैसे चली गई वो घर से? आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। गलती मेरी है जो मैं उसके जन्मदिन पर उसे एक केक तक लाकर नहीं दे सकता। वो अभी बच्ची है, इसलिए अभी थोड़ी नासमझ है। अब हमें उसे ढूंढना होगा। चलो मेरे साथ, हमें उसे मनाना होगा। इसके बाद विनय और दिव्या की माँ भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए निकल पड़ते हैं। दिव्या चलते चलते अपने गांव के घने जंगल में आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो भला? मैंने क्या बिगाड़ा है
जो मेरा नींद खराब कर रही हो। ये कौन बोला? मैं हूँ पेड़, जिसके नीचे बैठकर तुम पिछले आधे घंटे से रोई जा रही हो। मैं थक गया हूँ तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर, अब चुप भी रहो। क्या कहा? पेड़? इतना बोलकर दिव्या फिर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ? फिर से क्यों रोने लगी? मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, मैं आपको भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती। नहीं नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही बच्ची, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मुझे बताओ क्या हुआ? उसके बाद दिव्या उस पेड़ को सारी बात बताते हुए कहती है, मुझे अपने माता पिता से केक नहीं मांगना चाहिए था। मैं गुस्से में घर से निकलकर यहाँ आ गई। वो दोनों मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर केक देना चाहता हूँ। क्या मैं दे सकता हूँ? ये सुनते ही दिव्या खुशी से खिलखिला उठती है। हाँ, क्या आप मुझे केक देंगे? कहाँ है केक? मोर की जैसी होती है तारीफ, वैसे ही हो जाए केक की बारिश। पेड़ के इतना कहते ही दिव्या के आसपास जोर जोर से बारिश होने लगती है। ये कैसी बारिश है जो सिर्फ मेरे आसपास ही हो रही है? ये कोई मामूली बारिश नहीं है बच्ची, देखती जाओ कमाल। तभी दिव्या आसमान में देखती है, उसे पानी की बूंदों के साथ केक भी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे थे। दिव्या केक देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत खास हो। तभी दिव्या को अपने माता पिता की आवाज आती है। दिव्या, बेटी कहाँ हो? बेटी, क्या तुम जंगल में हो? तभी दिव्या अपने माता पिता को आवाज देती है। माँ, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर विनय और दिव्या की माँ दिव्या के पास पहुँचते हैं और वो केक की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसा अजूबा है? उसके बाद दिव्या जादुई पेड़ और केक की बारिश की सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है। दिव्या की माँ उस पेड़ का धन्यवाद करती है। हमारी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ महाराज। आपका बहुत शुक्रिया, वरना हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे केक दे सके। क्योंकि मेरे पास नौकरी भी नहीं है, इसलिए मैं अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ विनय। बारिश से जितनी भी केक जमीन पर आए हैं, तुम सभी केक को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो, और इसके बाद क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विनय, दिव्या की माँ और दिव्या तीनों मिलकर सारे केक को धीरे धीरे कर अपने घर ले आते हैं और सारे केक को एक कमरे में रख देते हैं। रात होने के बाद दिव्या की दोनों सहेलियां उसके घर आती है। कहाँ है तेरा केक? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तेरे पापा ऐसा केक लाएंगे, वैसा केक लाएंगे। मुझे तो एक भी केक नजर नहीं आ रहा। रुको जरा, सब्र करो। उसके बाद दिव्या एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर केक उन दोनों के सामने लेकर आती है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। चलो हम तीनों मिलकर केक खाते हैं। वाओ दिव्या, ये केक तो बहुत स्वादिष्ट है। केक खाने के बाद साक्षी और कोमल अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद दिव्या अपने पिता से कहती है, पापा, इतने सारे केक का अब हम क्या करेंगे? हम केक की बेकरी खोलेंगे। अगले ही दिन से विनय केक को बेचना शुरू कर देता है। केक बहुत स्वादिष्ट और दिखने में शानदार थे, इसलिए अच्छे खासे दाम में बिके। केक को बेचकर विनय ने अपने परिवार के लिए एक बहुत शानदार घर खरीदा और अपनी छोटी सी बेकरी को बड़ी बेकरी बना दिया। अब विनय के परिवार को किसी चीज की कमी नहीं थी।
रात में चांद की चोरी। चंदनपुर गांव में चुनमुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब चुनमुन बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चुनमुन मंद बुद्धि थी। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। चुनमुन की इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। एक सुबह, चुनमुन बेटी, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ, मुझे कपड़े सिलने हैं। और हाँ, जरा ध्यान से लाना सुई, रास्ते में कहीं गिरा मत देना। चुनमुन बाजार जाकर एक सुई खरीद लेती है, पर आते वक्त धूप इतनी ज्यादा हो रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला जो गाय के लिए घास फूस ले जा रहा था। उसने बैलगाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल के बैठना। चुनमुन बैलगाड़ी में बैठ गई। ये सुई इतनी छोटी है कि अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों ना मैं इस सुई को चारे की गठरी में फंसा दूं। चुनमुन ने सुई को गठरी में फंसा दी। कुछ देर में चुनमुन अपने घर पहुंच गई। अरे बिटिया, तू आ गई, ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही रह गई। कैसे रह गई? चुनमुन ने दादी को सारी बात बताते हुए कहा। तुमने ही कहा था संभाल के लाना, और मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे, या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी? इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आता। और एक ये है, एक नंबर की पगलेट, क्या होगा इसका मेरे मरने के बाद? दादी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना एक दिन मैं भी चांद लाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से चुनमुन वहाँ से चली गई। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चांद लाने की बात करने लगी। भगवान सद्बुद्धि दे इसे। चुनमुन बगीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब चांद लाकर दिखाना ही पड़ेगा। चुनमुन दिन रात आसमान से चांद लाने की तरकीब सोचने लगी। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद पर कैसे जाऊंगी? अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊं और उस पर चल के चांद तक जाऊं तो हाँ, यही एक तरीका है चांद तक पहुँचने का। दिन बीते, महीने निकले और फिर कुछ साल। अब चुनमुन 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चुनमुन ने बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था। ये देख गांव वाले बोले, अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे इतनी सयानी हो गई है और ऐसी बचकाने हरकतें कर रही है। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन सीमा गुस्से से बोली, अजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो कहते थी कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़कर ला सकते हो। अब कहाँ गए वो सारे वादे? अरे भाग्यवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मारकर पटाता है। अच्छा, वो सब झूठ था। मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत की बातें को सच मान बैठ जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान राजू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसे चुनमुन का जीना दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो चुनमुन के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही चुनमुन के सो जाने के बाद वो जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राजू आसमान तक पहुँच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। और कुछ ही देर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजू चांद तक पहुँच गया। आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। राजू चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की कोठरी में छुपाकर रख दिया। अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में, शायद बादलों में ही छुप गया होगा चांद। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है रोज की तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा। इधर सीमा ने घर में तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद?
मैं आज भूखे रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आँख बंद करो। राजू सीमा को आँख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। अब खोलो अपनी आँखें। जैसे ही सीमा ने अपनी आँखें खोली तो चांद को अपने सामने देख खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लेटा देंगे, समझी? और तू विधवा हो जाएगी। यहाँ सीमा साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है और वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है, चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गाँव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये चुनमुन का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रही थी। हम सबको लग रहा था वो मजाक था, और देखो उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने। सारे गांव वाले मिलकर चुनमुन के घर पहुँचे। अरे नाश बेटी चुनमुन, तूने तो सच में ही चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें भूखी प्यासी चांद निकलने का इंतजार कर रही है। पर मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाती उससे पहले ही चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें चुनमुन को भला बुरा कहकर वहां से चली गई। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चांद भी भला कोई चुराने की चीज है? पूरे संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। औरतें व्रत खोलने को बैठी है। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। चुनमुन सबके सवालों से परेशान होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले कौन गया होगा चांद चुराने? बहुत सोचने के बाद चुनमुन टहलते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता दिखाई दिया। अरे अरे, इतना तेज प्रकाश! चलो चलकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। चुनमुन जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ी, उसे राजू की पत्नी सीमा की बातें सुनाई देने लगी। सुनो जी, अगर हम चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझी। जीना बनाने में इतने साल मेहनत मैंने की और चांद इसके कब्जे में है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। राजू एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। इससे पहले कि राजू चांद को बेच पाता, तभी सही मौका देखकर चुनमुन ने राजू के घर से चांद को चुरा लिया। चांद का आकार अमावस्या आते आते गायब हो जाएगा। इससे पहले कि अब कोई घटना घटे, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। चुनमुन चांद को अपने कमरे में रख लेती है। अरे कलमुही, ये चांद तेरे पास कैसे आया? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। चुनमुन ने अपनी दादी को सारी बात बताई। राजू चांद को ढूंढते ढूंढते चुनमुन के घर जा पहुंचा और चुनमुन की सारी बातें सुन ली। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही चुनमुन से नाराज हैं, क्यों न आग में घी डाला जाए। राजू शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया। चुनमुन और उसकी दादी ने मिलकर चांद की चोरी की है। देखो दादी, इन गांव वालों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दादी चलो मेरे साथ, हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से में चुनमुन के घर पहुँचे। गांव वालों को आता देख चुनमुन अपनी दादी का हाथ पकड़कर फटाफट से जीने पर चढ़ गई और चांद पर पहुंचकर जीने को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया, ताकि कोई गांव वाला चांद पर ना आ पाए। अब चांद आसमान में चमकने लगा और चुनमुन अपनी दादी के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किटू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।